अगर एग्जाम के टाइम पर एग्जाम के बाद हमें लगता है कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से 0.25 की वजह से सिलेक्शन रुक गया था, 0.50 की वजह से सिलेक्शन रुक गया था, तो बहुत बुरा लगता है। और खासकर उस टाइम पर याद आता है कि काश वो मेरा सिंपल सा एक इजी सा क्वेश्चन अगर गलत नहीं हुआ होता तो मेरा आज शायद सिलेक्शन हो जाता। ये बातें बाद में हमें पछतावा देती है, लेकिन हमें इनिशियल में समझ में नहीं आती। तो आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि किस प्रकार से ये जो नेगेटिव मार्किंग का फंडा है इसको समझें और इसके अंदर किस प्रकार से हम मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह जाखड़ आज आपके साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूंगा। आप सब लोग जानते हैं कि एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग आज प्रेजेंट टाइम में एक बहुत बड़ा कहते हैं ना कि हमारे लिए हादसा बन चुका है, क्योंकि इसकी वजह से एक स्टॉप लग जाता है ना, एक ब्रेकर लग जाता है और ये ब्रेकर हमें बहुत दूर जाने से रोक लेता है ना। एक गाड़ी जब बहुत स्पीड से जा रही होती है तो उसके बीच में जब ब्रेकर्स आते हैं ना, वो उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर देते हैं। चाहे स्पीड कितनी भी मर्जी वो तेज रख ले, लेकिन अगर ब्रेकर्स हैं तो ऑटोमेटिक उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहां पर इस चीज को हमें समझना है कि इन ब्रेकर्स को या जो स्टॉप पॉइंट्स है इनको कैसे हटाएं और कैसे हम अपनी गाड़ी के एक्सीलरेटर को मैक्सिमम करके और एक फाइनल जो आपका राउंड है उस तक पहुंच जाएं। तो इस बात को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आपका कोई भी एग्जाम है, ना कि केवल एएफओ का है या आपका बीपीएससी का एग्जाम है, बीएओ का एग्जाम है, एडीओ का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ा यहां पर सबके लिए एक नेगेटिव रोल प्ले करता है ना। तो यहां पर क्या है नेगेटिव मार्किंग? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम में अपने आप में 100% या 100 मार्क्स का है और 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क्स, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, यहां पर क्या है, मैं एक क्वेश्चन को आपका एक ही मार्क्स देने वाला हूं। ठीक है, ये आपका मैंने यहां पर पूरा, और नेगेटिव मार्किंग मेरी कितनी है यहां पर आपकी 0.25 है, यानी कि एक प्रकार से 1/4 है। ठीक है, अब इस चीज को समझना यहां पर क्या है। फॉर एग्जांपल, वो एग्जाम अपने आप में 100 मार्क्स का है और उसमें या तो 4 ऑप्शन है या आपके 5 ऑप्शन है। ठीक है, मैंने क्या बोला, या तो आपके 4 ऑप्शन है और या आपके क्या है 5 ऑप्शन है। ठीक है, अब यहां पर कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं, फर्क पड़ता, लेकिन यहां पर इस बात को समझते हैं कि इन ऑप्शंस के साथ कैसे खेला जा सकता है। सबसे पहले क्या होता है कि हमें किसी भी एग्जाम में पहले तो यह समझना पड़ेगा कि कितने नंबर लेने से सिलेक्शन हो जाता है। तो देखो दोस्तों, क्या होता है, ज्यादातर आपके जो ऑन एन एवरेज एग्जाम होते हैं उनमें 75% से लेके 85% पर सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि 75 से 80% अगर हमारे मार्क्स आ जाते हैं तो हमारा सिलेक्शन डेफिनेट श्योर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा आपका एएफओ का एग्जाम है, उसमें 60 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो 60 में से अगर हम बात करें तो 80% के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स होते हैं 48, और 48 मार्क्स पर आपने देखा होगा कि सिलेक्शन पॉसिबल हो जाता है। लेकिन यहां पर ये 48 मार्क्स कैसे मैं ग्रैब करूं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर स्टेट एग्जाम की बात करता हूं तो उसमें 80, 82 या 85 के ऊपर सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन कई बार जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका सेम रहेगा। एग्जाम इजीएस्ट और आपका एग्जाम डिफिकल्ट है, तो इस केस पर ये आपका सिनेरियो भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो यहां पर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उन केसेस में वेरिएशन भी आएगी, लेकिन मैं ज्यादातर केसेस की बात कर रहा हूं कि आपको यहां पर 75 to 80% मार्क्स लेना ही पड़ेगा। अब हम इस मार्क्स को कैसे ग्रैब करें? तो देखो, होता क्या है कि हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम में आप जाओगे तो वहां पर आपके पास जो 4 ऑप्शन है या आपके पास 5 ऑप्शन है, तो उन केस में क्या होता है कि आप वहां पर जैसे 5 ऑप्शन है तो आप उनमें से 3 को क्या कर दोगे, या आपके पास 4 ऑप्शन है तो क्या कर दोगे आप, यहां पर आपके 3 ऑप्शन, यहां पर आपके 4 ऑप्शन को आपने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, यानी कि आप परफेक्ट आंसर को जानते हो। और ये आपका ज्यादातर अगर हम बात करें, देखो अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं या आप मतलब ये कहते हैं कि थोड़ा बहुत आपने ठीक ठाक पढ़ा हुआ है, तो आप 20 से 30% आंसर कर पाओगे। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज आप स्टूडेंट है, मतलब आपने ठीक ठाक पढ़ा हुआ है, तो उस केस में आप क्या होता है कि 35 से 40%, और मैं तो बोलूंगा कि 40% आप आराम से क्या कर पाते हो, इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाते हो। 40% क्वेश्चंस के आपको आंसर आ रहे होते हैं अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं। तो आपने मतलब नॉर्मल भी पढ़ा हुआ है, ठीक ठाक पढ़ा हुआ है, तो भी आप क्या कर पाओगे, यहां पर एक आपका परफेक्ट आंसर जो है वो 40% क्वेश्चंस के लिए कर पाओगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास आप आउट ऑफ 60 आपने क्या कर लिया, यहां पर 40% का मतलब क्या हो गया, 24 मार्क्स आपने ग्रैब कर लिए। और अब क्या करना है मेरे को, यहां पर इस टारगेट तक पहुंचना है।
तो अब इस टारगेट तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि 40% के अकॉर्डिंग मेरे 24 मार्क्स आ चुके हैं, अब यहां पर 48 तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचा जाए। तो देखो यार, यहां पर सिंपल सी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर बाकी जो ऑप्शंस है इनमें क्या होगा, बाकी क्वेश्चंस में क्या होगा। तो एक चीज तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी एग्जाम में आप जब क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हो तो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन को हमेशा पढ़ें, एक एक लाइन को आपको पढ़ना जरूरी होता है, एक एक वर्ड को आपको पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप इन वर्ड्स को पढ़ते हो तो कई बार इन वर्ड्स में हमें कंफ्यूज किया जाता है। क्योंकि देखो, आप बिल्कुल स्मार्ट हैं, लेकिन आपसे भी ज्यादा स्मार्ट है वो एग्जामिनर जिसने पेपर बनाया है। तो हमें उस एग्जामिनर की जो स्ट्रेटजी है उसको हमें फॉलो करना होगा, और अगर हम उसको फॉलो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना पड़ेगा कि उसमें किस प्रकार से हमारे इजी आंसर को भी उसने क्या कर दिया था, कॉम्प्लिकेट कर दिया था। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी जाती है और आपका बीच में से कहीं क्वेश्चन पूछा गया होता है कि इसका आंसर क्या होगा, तो आपको वही आंसर करना होता है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर नीचे किसी ऑप्शन को देखते हैं और आपका आंसर करके चले आते हैं, बाद में बोलते हैं अरे यार ये तो मेरा गलत हो गया था। तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि यहां पर आपको एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और पहले उस स्टेटमेंट को पढ़ना है जो आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो इस केस में क्या होगा कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको वाकई में वो क्वेश्चन आता है या नहीं आता। मैंने क्या बोला कि आपको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है आराम से, और फिर उसके ऑप्शंस को देखते हुए आराम से क्या करना है, आपका आंसर करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या है कि आपका यहां पर एक परफेक्ट आंसर आता है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको आंसर कर दिया, ये तो मेरे हो गए 40% मार्क्स आराम से। लेकिन अब बात है कि बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो है उनके साथ कैसे टैकल किया जाए। तो अब क्या होता है, जब आप हमेशा क्या करें, पहले राउंड में आप पूरे के पूरे सारे के सारे क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला कि 60 क्वेश्चन थे, तो मैंने क्या किया, सारे के सारे 60 क्वेश्चन को शुरू से लेके एंड तक बहुत ही प्रिसाइजली मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो लिमिटेड समय को कैसे यूटिलाइज करें, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी रीडिंग जो कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, और एकदम नहीं आती है, लगातार आपने मेहनत की हुई है, आपने पढ़ा हुआ है, आप पहले से पढ़े हुए हो, तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग स्पीड ऑन एन एवरेज होती है और आप पूरे पेपर को 2 से 3 बार आराम से पढ़ पाते हो। यह मैं आपको 100% बोल सकता हूं, क्योंकि कई बार मैं बच्चों को यह भी सुनता हूं कि सर मेरा तो पेपर सोल आउट हो गया था, मैंने 15 मिनट स्पेयर छोड़ दिया था। और कई बार ऐसा भी होता है, कई बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा पेपर तो हुआ ही नहीं था, मैंने तो एक बार भी नहीं पढ़ा था और फिर भी मेरा लास्ट में टाइम ही नहीं बचा, अब क्या करूं। तो देखो भाई, आपको सिंपल सी बात है कि पेपर तो पढ़ना पड़ेगा, आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए। और यहां पर आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको जो भी क्वेश्चन एग्जैक्ट आ रहा है उस लैंग्वेज को पढ़ते हुए आपको उनको अटेम्प्ट करते हुए चलना है, और जैसे ही वो अटेम्प्ट हो जाएंगे और उसके इन बिटवीन हम लोग कई बार हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि मार्क एंड रिव्यू। तो मार्क एंड रिव्यू उन्हीं क्वेश्चन को करना है जो आपको 50-50 या 33% आपको लगता है कि मुझे पता है इसका आंसर क्या होगा। आपको जिस क्वेश्चन का आंसर परफेक्टली नहीं पता है उसका आपको मार्क एंड रिव्यू नहीं करना, क्योंकि ताकि आप सेकंड टाइम में आप पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जिनका 50-50% के चांसेस ज्यादा हैं, और थर्ड रिव्यू के अंदर आप उन क्वेश्चंस को मार्क एंड रिव्यू कर लें जो 33% आपके चांसेस हैं। तो अब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर आपके 5 ऑप्शन है, और इन 5 ऑप्शन में से क्या हुआ कि मेरे पास 3 को मैंने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, या फिर मेरे पास मैंने क्या कर दिया, यहां पर 4 ऑप्शन है, मैंने 2 को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। अब मुझे इन 2 में से क्या करना है, आपका आंसर करना है। तो ये भी सही लगता है, ये भी सही लगता है। तो अब इन 2 ऑप्शन में से कैसे एक को चूज करें। देखो होता क्या है कि ज्यादातर इस प्रकार की कंफ्यूजन में अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से दोबारा पढ़ेंगे तो हमें रिमाइंड हो जाता है, रिकॉल हो जाता है कि हाँ हमारा आंसर बिल्कुल सही है, तो उस केस में हम आंसर कर देंगे। लेकिन आपने 100% जितना ट्राई करना था कर लिया, अब आपको याद नहीं आ रहा है कि दोनों में से क्या होगा। ऐसे आपके पास 20 से 30% क्वेश्चंस होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 30-35% आपके पास है ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको यहां पर ऐसे आते होंगे या नहीं आते होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपके पास यहां पर टोटल ऐसे क्वेश्चन बचते हैं कितने, आपके 15 मान लो। ठीक है, कितने बचते हैं आपके 15, तो 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आते भी हैं, यानी कि 50% आपका 2 ऑप्शंस में क्या है, कंफ्यूजन है, तो आप इनको अटेम्प्ट कर दो। तो यहां पर 2 में से क्या बना आपका, या तो एक को चूज किया गलत हो जाएगा या दूसरे को चूज किया सही हो जाएगा, तो 50-50% के आपके चांस बनते हैं। तो इन केसेस में क्या होगा, आपको यहां पर इनको अटेम्प्ट करने से, फॉर एग्जांपल मेरे पास आपके 15 क्वेश्चन थे, तो 8 सही हो गए और 7 गलत हो गए, या 7 सही हो गए 8 गलत हो गए, एक ही बात हो सकती है ना, दोनों में से कोई ना कोई होगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे यहां पर आपके 7 क्वेश्चन क्या हो गए, गलत
गलत हो गए और 8 क्या हो गए, सही हो गए। तो यहां पर क्या होगा, 8 तो मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, यहां पर 7 की वजह से आपका 0.25 कटेगा। तो इस केस में क्या होगा, आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि अप्रोक्सीमेटली 1.75 आपका मार्क्स से चला जाएगा। तो इसमें से 1.75 आप काट भी दोगे तो आपके पास कितना बचा, यहां पर आपको समझ में आएगा कि 6.25 तो आपके पास बचा। तो इस बात को समझिए कि यहां पर इतने मार्क्स तो आपके पास आ गए ना, समझ में आ रहा है। देखो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि कोई जरूरी नहीं है कि यही सिनेरियो बनेगा, हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मैं एक आपकी सिचुएशन को समझाकर चल रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। तो यहां पर ऐसा होने से हमारे पास बेनिफिट कितना हो सकता है, समझ में आ रही बात। तो अगर देखो एक तो पहले ऐसा हो रहा था कि हम बिल्कुल ही सारा दिन तुक्का ही मार के आ रहे हैं, तुक्का नहीं मारना यार, तुक्का मारने की कंडीशन को समझो। ये जो तुक्का है ना ये आपको बर्बाद कर देगा, सच में बता रहा हूं। लेकिन यहां पर इस चीज को समझो कि यहां पर आप एक्सक्लूड कैसे कर सकते हो, ऑप्शंस को आप कट कैसे कर सकते हो कि ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनको कैसे एक्सक्लूड किया जा सकता है। अगर आप ये मेथड समझ गए, आपको जिस दिन ये चीज कहानी समझ में आ गई, क्योंकि सारा का सारा मैथ ना इसके अंदर जो खेल है वो मैथ का ही है, आपको समझना पड़ेगा कि कितने नंबर है, कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहां पर हमने अभी देखा था कि 24 मार्क्स हमने पहले लिए थे और 6.25 अभी ले लिए, तो यहां पर 30 पॉइंट समथिंग आपके मार्क्स आ गए। लेकिन अब इससे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि अभी आपने 50% मार्क्स को ही ग्रैब किया है। तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो इस बात को समझ लीजिए कि यहां पर सिलेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इन केसेस में आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर हमारे जो मार्क्स हैं वो मेन इंक्रीज कौन कर सकता है, जब हम बात करते हैं परफेक्टनेस की, तो आपका परफेक्टनेस जो है वो आपका 30 तक जाना चाहिए, तभी समझ लीजिए कि आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से बढ़ते हैं। अदरवाइज आपके चांसेस थोड़े से क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो मैंने क्या बोला कि आपका 30 यहां पर मार्क्स अगर आता है, उसके बावजूद हमने उस अटेम्प्ट को किया और फिर हमने क्या किया, उन क्वेश्चंस को भी हमें अटेम्प्ट करना चाहिए जिनमें आपकी यहां पर कंफ्यूजन है कि हमें आपका 2 ऑप्शन को तो हमने एक्सक्लूड कर दिया और 3 ऑप्शन हमें तीनों ही लग रहा है कि ये भी हो सकते हैं। तो अब यहां पर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब आपके हालात ऐसे हैं, जब आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है या 30% ही मार्क्स बन पा रहे हैं, तो उन केसेस में आप इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना मत भूलिए। लेकिन यह जरूरी है कि अगर आपके मार्क्स अप्रोक्सीमेटली ये दोनों करने के बावजूद, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 50-50 कर लिया और एक आपने परफेक्ट कर लिया, तो 100% और 50-50 होने के बाद अगर आपके मार्क्स 45 या 48 आ रहे हैं या 48 आपने अटेम्प्ट कर दिए हैं, तो उन केसेस में आप इनकी तरफ मत जाइएगा। फिर वहां पर वो आपके मार्क्स को ज्यादा हटा लेंगे। फिर वहां पर केवल उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना जो आपको लगता है कि हां आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा और यहां पर ये एक या 2 ऑप्शन के साथ ये सिमिलर कर रहा है या मैच कर रहा है, तो आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप इन क्वेश्चंस को हाथ मत लगाइए, ये आपके मार्क्स को ज्यादा खा जाएंगे। आपके 33% होने के केस में 75% गलत हुए, 25% सही हुए, तो आपके पास कुछ नहीं बचने वाला, ये ध्यान रखना। और आपके जो ऑलरेडी सही हुए हैं ये उनको भी खा जाएंगे। तो यहां पर इस बात को समझना है कि हमारे पास अगर ये सिचुएशन बनती है कि हमारा 25-30 ही बन पा रहा है या 30-35 बन पा रहा है, तो फिर इनको भी अटेम्प्ट करना जरूरी है। और फिर वहां पर आप नेगेटिव मार्किंग से कोशिश करिए कि भाई बचे, जितना भी बच सकता है, क्योंकि जो भी आपके पास एक जुगाड़ तुगाड़ हम बोलते हैं ना कि भाई इस चीज को समझिए कि ये हमारे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के साथ ये कौन सी स्टेटमेंट है जो आपकी मैच खाती है। आपने अभी तक जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसमें आपका जितना भी नॉलेज है उसको यूटिलाइज कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप या तो फेल होंगे या फिर आपके पास ये सिचुएशन ऐसी बनेगी तो उस केस में आपके नंबर कम आएंगे। तो आपका हो सकता है कि इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए लेकिन बाद में फाइनल सिलेक्शन से आपका रुक जाएगा। तो इस बात को समझते हुए, क्योंकि देखो अब यहां पर क्या होगा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ऐसा कैसे, है ना। अब देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपका माइंडसेट है, लेकिन ये सच्चाई है। हमें सच्चाई को समझना पड़ेगा कि हमारे इस प्रकार से ही नंबर आपके डिडक्ट होते हैं। तो आपको इस प्रकार से समझते हुए यहां पर क्या करना है कि अपने नंबर को ग्रैब करना है। तो आपको अभी से अपनी जो परफेक्टनेस है इसी को इंक्रीज करना है। बाकी नेगेटिव मार्किंग का फंडा ये मैंने बता दिया कि 50-50 के केस में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 75 और 25 वाला आप तभी हाथ लगाना जब आपके नंबर 30-35 के आसपास आपके अटेम्प्ट हुए हैं और फिर आपको बाकी अटेम्प्ट करने हैं, तो फिर वहां पर आप उसको चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका क्राइटेरिया बिल्कुल 100% का अप्रोक्सीमेटली यहां पर 50 के आसपास पहुंच चुका है, तो उस केस में फिर आप इनको अटेम्प्ट मत करिए, आपके लिए ये घातक होंगे। और हां, बिल्कुल जो नहीं आता उनको तो आप हाथ मत लगाना, चाहे वो 4 से 5 क्वेश्चन आपके बचते हैं तो उनको काट दो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप
आपको अगर लगता है कि आपने 54 55 अटेम्प्ट कर दिया है आउट ऑफ 60 और आपको लगता है कि ये 4 से 5 क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं आते, तो यहां पर आपको हाथ लगाना महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल आपने बाद में सोचा भी होगा कई बार कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देता तो मेरे इतने नंबर ज्यादा आ जाते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपने 50 के आसपास नंबर ले लिए हैं अच्छे खासे या 45 से अबव ले लिए हैं, तो फिर आप सोचिए कि हाँ आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सकता है। लेकिन यहां पर आप ध्यान रखिए कि अगर आपने अब गलती की और लास्ट के 4-5 क्वेश्चन को भी आपने अटेम्प्ट करने की सोच ली, तो फिर आप नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाएगी और फिर हो सकता है कि 0.25 से आप भी अगली बार रह जाएं। तो ऐसी गलती मत करना, ये डराना नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, कई बार बच्चे बोलते हैं सर आपने डरा दिया, डराना नहीं है, ये आपकी रियलिटी है। और रियलिटी को जब तक आप अपने आप सामने नहीं लेकर आओगे तब तक आपका सिलेक्शन भी होना कहीं ना कहीं नेगेटिव में ही जाएगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और बार बार बोलता हूं, बार बार चेताता भी हूं आपको मैं, लेकिन यह समस्या है कि हमारे आज समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है और हम केवल उन चीजों में अपने आप को खुश रखते हैं जहां पर हमें लगता है कि आज मैं आपको आज बोल सकता हूं कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डोंट वरी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आपकी मेहनत के ऊपर काम करेगा। एकदम इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि कोई दिक्कत नहीं, पूरे साल भर सोए हैं और कल आप एग्जाम में जाकर बैठने वाले हो, तो उस केस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल गलत बात है। यहां पर 1% चांस है कि किस्मत आपका साथ दे, तुक्के लगाए हो और हो जाए, बहुत रेयर चांस है। लेकिन अगर आप वाकई में इस भरोसे बैठना चाहते हो तो फिर आप इन वीडियोस को, इन तैयारी को छोड़ दीजिए और आप केवल इसी किस्मत के भरोसे रहिए। क्योंकि देखो आज सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कूपड़ लोग बहुत ज्यादा हो गए। कूपड़ पता है कौन होते हैं? जो हर बात को समझती हैं कि मैं ही सही हूं, अगला कोई गलत है। ये बिल्कुल गलत बात है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हर प्रकार से, हर नॉलेज के बहुत सारे इस प्रकार के हिस्से होते हैं जो हमें अनअवेयर होते हैं जिनके बारे में, और उनको हमें जानना चाहिए। क्योंकि बहुत बार हमारे जो चीज हमने कई सालों से पढ़ी है वो भी हमारे लिए गलत साबित होती है। मैं बार बार आपको चेताता हूं इन चीजों के रिगार्डिंग, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम कूपड़ हो चुके हैं, हम उन कंडीशन में आ चुके हैं जहां पर हमें छोटी छोटी बातों को केवल हम कन्फाइंड नोट से ही सब्जेक्टिव पार्ट में हम लोग उसको मानते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर वास्ट होते हुए इसके अंदर बहुत सारी खूबसूरती भी है। और खूबसूरती यह है कि यहां पर कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप आराम से आंसर कर पाते हो। ठीक है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। बाकी आप लोगों को कल के लिए बहुत बहुत बधाई। आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होना चाहिए। आपने मेहनत की है और मेहनत की है तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा और वो भी पॉजिटिव मिलेगा। तो घबराइएगा मत, टेंशन फ्री होके कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्जाम दीजिएगा, क्योंकि आपका कल फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। और फ्यूचर जब डिसाइड होता है तो हमें बिल्कुल अपना उस डायरेक्शन में फोकस लगना चाहिए। कई बार अगर आपको लगता है ना कि हम अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, भाई उन चीजों के लिए मोटिवेट रखने की आवश्यकता नहीं होती जो हमारी जरूरत है, और जरूरत के लिए कभी किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। ये मैं आपको बार बार बोलता आया हूं। तो आपको अगेन बहुत बहुत आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए एक प्रकार से मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना भी आपने कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, जितना भी मोटिवेशन आपके अंदर है, आपके पेरेंट्स को सोचकर वही आपके मोटिवेशन को आपका काम आएगा और आप कल डेफिनेटली सक्सीड हो जाओगे, क्योंकि आपने मेहनत की है, आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है और आप ही हो उस जीत के हकदार जो आपको मिलने वाली है। तो इस बात को सोचकर आप कल एग्जाम में बैठिएगा। और अगेन आपको शुभकामनाएं एग्रीमेंटर्स पूरे परिवार की तरफ से। और बाकी भी आने वाले एग्जाम्स के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी बीएओ के एग्जाम की तैयारी है या फिर आपके एडीओ के एग्जाम की तैयारी है या किसी और स्टेट या सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी है, तो उन सभी के लिए आपको शुभकामनाएं। पढ़िए, मेहनत करिए और एग्जाम को दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।